हमारे पास एक कंपैरिजन है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स, उसको देखेंगे। हाउ टू अप्लाई वी इक्वल टू एफ लैम्डा, उसको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वेव को, तो हम उसको भी देखेंगे। और लास्ट में जो है वो हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक 6 अकॉर्डिंग टू योर यूएचएस कोर्स आउटलाइन, एंड दैट टॉपिक 6 इज ऑल अबाउट वेव्स। इसमें जो हमने पढ़ना है अकॉर्डिंग टू यूएचएस कोर्स आउटलाइन, हम प्रोग्रेसिव वेव्स को देखेंगे, हम ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखेंगे, फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ेंगे, और उसके अलावा स्टेशनरी वेव्स जो है वो बेशक स्ट्रेच स्ट्रिंग में हो या ओपन एंडेड पाइप में हो या क्लोज एंडेड पाइप में हो, डॉपलर इफेक्ट देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे। सो ये यूएचएस के कोर्स कंटेंट्स हैं, तो इसमें हम जो है वो चेंजिंग भी कर सकते हैं इस अरेंजमेंट में ड्यूरिंग द लेक्चर, लेकिन जो ओवरऑल हमने जो कोर्स कंटेंट्स देखने हैं वो ये देखने हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करें और आप देखें कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो उसके दो मेथड्स आपके पास हैं। एक है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू मैटर और एक है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स। तो जब आप मैटर के जरिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है और मैस भी ट्रांसफर होता है। और एक बात याद रखिए, जहां भी एनर्जी ट्रांसफर होगी वहां पे मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। और जहां मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है वहां प्रेशर भी एक्सर्ट हो सकता है। आपने जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 11, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट हैज मोमेंटम। आप प्रेशर को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि इट इज दी मोमेंटम ट्रांसफर टू दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो जहां पे भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा वहां प्रेशर जरूर एक्सर्ट होगा। सो ये तो जो था मैटर, जब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू मैटर, तो ये उसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जब एक क्रिकेट का प्लेयर जो बॉलर है वो बॉल करवाता है, तो बॉल जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी भी जाती है, मोमेंटम भी जाता है और बॉल बजाते खुद जाती है, यानी कि मैस भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑन द अदर हैंड, जब आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वेव्स की बात करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी भी जाती है, मोमेंटम भी जाता है, लेकिन मैस ट्रांसफर नहीं होता। मैस अपनी जगह पर स्टे करता है। उसकी एग्जांपल देखिए कि सपोज ये हमारे पास एक पानी का टब है और इसमें ये एक हमने जो है वो कागज़ की एक कश्ती रखी हुई है और ये हम पेंसिल को अप एंड डाउन कर रहे हैं। कुछ देर बाद ये बोर्ड भी अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो क्या यहाँ वाला पानी वहाँ पे गया? नहीं, पानी के पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहे। हाँ, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर गई और इस कागज़ की बोर्ड को भी उसने हिलाना शुरू कर दिया। सो विद दैट कॉन्सेप्ट वी कैन डिफाइन द वेव मोशन। हम देख सकते हैं अब के एक्चुअली व्हाट इज द वेव मोशन। सो नाउ लेट अस डिफाइन वेव मोशन। सो हम वेव मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ method of energy transfer in which particles of the medium vibrate about their mean position and energy is transferred from one place to another। तो इसमें हम देखिए जरा गौर कीजिए, मैंने कहा पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी, जब तक मैंने भी आपको वो टब वाली एग्जांपल भी दी थी। अब यहाँ पर आप उससे ये इख्तिलाफ कर सकते हैं कि सर ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो ट्रांसवर्स वेव में तो कोई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें तो मीडियम के कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें तो मीडियम जरूरत ही नहीं होता, तो फिर उसको वहाँ पर क्या लिखेंगे? तो फिर देखिए वहाँ पर भी वाइब्रेशन होती है, वहाँ पर भी ऑसिलेशन होती है, लेकिन वो ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की होती है। सो बेसिकली वेव एक डिस्टर्बेंस का नाम है, एक खलल का नाम है जो वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द वेव मोशन। तो अगर हम अब टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करें और हम वेव्स को क्लासिफाई करने की बात करें into different modes, so let us see what are the types of waves. So we have basically three types of the waves. We have mechanical wave, and then we have electromagnetic waves, and then we have the matter waves. So if you talk about mechanical waves, ये कौन सी वेव होती हैं जी? which need medium for their propagation। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है। देखिए ये अर्थ है और ये अर्थ एक एटमॉस्फेयर है और यहाँ हमारे सन है, तो ये सारा कुछ वैक्यूम है एंड वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। आपको पता है कि सन की सरफेस पर जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो धमाके होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप तक पहुंच जाती हैं लेकिन साउंड नहीं पहुंचती। उसकी रीजन क्या है? दरमियान में वैक्यूम है। वैक्यूम इज डिप्राइव्ड ऑफ सम मीडियम, उसमें कोई मीडियम होता नहीं है। सो इसलिए साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती और हमें सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है, जबकि साउंड वेव नहीं मिलती, बिकॉज साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, इट नीड्स सम मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वेव्स दैट डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये वाली वेव वहाँ ट्रैवल नहीं करेंगी जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा, या जो जहाँ कोई मीडियम होगा वहाँ ये ट्रैवल नहीं करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये वहाँ भी ट्रैवल करती है जहाँ कोई मीडियम नहीं होता, वहाँ भी ट्रैवल करती है जहाँ कोई मीडियम होता है। सो हाँ, दे ट्रैवल फास्टेस्ट थ्रू वैक्यूम जहाँ कोई मीडियम नहीं होता, लेकिन दे ट्रैवल इन ग्लास, दे कैन ट्रैवल इन वाटर एटसेट्रा। मीडियम की मौजूदगी में भी ये ट्रैवल कर सकती है। एंड लास्ट में वी हैव द मैटर वेव्स। अच्छा, ये जो मैटर वेव्स हैं इनको
हम डी ब्रोगली वेव्स भी बोलते हैं, एंड दीज आर द वेव्स दैट आर एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल्स, और उनकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। चैप्टर नंबर 19 में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव, और उसकी जो वेवलेंथ है उसकी मास और वेलोसिटी की मदद से मालूम की जा सकती है। सो मैटर वेव क्या है? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं? सो मैटर वेव जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ना ही ये मैकेनिकल वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अपनी कैटेगरी की वेव्स है, बिकॉज पार्टिकल ने मूव करना है, वो वैक्यूम में भी मूव कर सकता है, वो किसी मीडियम में भी मूव कर सकता है, राइट। सो इफ यू क्लोजली लुक एट द मैकेनिकल वेव्स, तो फिर हम उनको मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हम उनको प्रोग्रेसिव वेव और शॉक वेव्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है। फिलहाल प्रोग्रेसिव वेव आप जानते हैं कि इट इज अ वेव दैट ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो उसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। और शॉक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो कि दैट ट्रैवल्स थ्रू एयर एट और अबव द ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जिनको आप फॉर एग्जांपल सुपरसोनिक तारे हैं, जब वो मूव करते हैं ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो फिर दे कैन प्रोड्यूस शॉक वेव्स। जबकि जो प्रोग्रेसिव वेव हैं उनकी आपको फर्दर जो है वो डेरिवेशन आप जानते हैं। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू लॉन्गिट्यूडनल वेव में, और इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप जानते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, इसमें जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल होती है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, और जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसमें जो वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर टू दी पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है। सो इनके बारे में हम डिटेल से कंपैरिजन भी देखेंगे फिलहाल। सो ये एक जनरल जो है वो क्लासिफिकेशन है वेव्स की। वैसे आप मुख्तलिफ तरीकों से भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर देखें तो क्लासिफिकेशन में दो तरह की वेव्स होती हैं, प्रोग्रेसिव वेव होती हैं और स्टेशनरी वेव होती हैं। प्रोग्रेसिव वेव में जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो स्टेशनरी वेव है उसमें एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। और इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम देखें तो फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में प्रोपेगेशन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जैसे आपने मेज पर रखे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया है तो वो इस तरफ भी वेव ट्रैवल कर रही है और इसी तरफ में वाइब्रेशन हो रही है। जबकि ट्रांसवर्स वेव, एक रस्सी की मिसाल ले लें, एक रस्सी में जब आप एक जर प्रोड्यूस करते हैं तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और ये है डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। इसी तरीके से अगर आप इन टर्म्स ऑफ मीडियम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है। सो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन है जी वेव्स की। तो अब हम जो है फोकस करेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं और ये कितनी टाइप्स की होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक जो है वो आर्टिकल भी है, सब आर्टिकल यूएस के कंटेंट्स में। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल से देखेंगे जी। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, राइट। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो 7 तरह की होती हैं। नंबर 1 इज दी गैमा रे, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो इन 7 के नाम याद कर लें और इसी तरतीब से याद कर लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी तरतीब से याद कर लें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो आप उनका आंसर दे सकते हैं अगर आप उनको तरतीब याद। और अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्वेश्चन के बारे में पूछें तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बस यही 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो अगर आप डिफरेंट वेव्स को ज़हन में कहते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इनके बस नाम याद रख लीजिए। कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर जो है वो नहीं है, बीटा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है, अल्फा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो यही 7 तरह की हैं। तो अगर आप इन वेव्स की क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के हवाले से देखें या फ्रीक्वेंसी के हवाले से देखें या मोमेंटम के हवाले से देखें या ये देखें कि कौन ज़्यादा प्रेशर लगा सकता है, तो जो पहला नंबर है वो है गैमा रेज का, और ये पैटर्न जाता जाएगा टुवर्ड्स दी डिक्रीजिंग एंड अंटिल वी रीच द रेडियो वेव्स। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा मोमेंटम और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है गैमा रेज का, और फिर जब हम नीचे आते जाते हैं तो ये पैटर्न डिक्रीज करता जाता है। अच्छा, ये जो विजिबल रीजन है ये फिर मजीद आप जानते हैं कि 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको आप विब्ग्योर भी बोलते हैं, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर आप कलर्स के एतबार से देखें तो अमंग कलर्स सबसे पहला नंबर जो है वो है वायलेट का, और ये पैटर्न जाता जाएगा टुवर्ड्स दी डिक्रीजिंग एंड टिल द रेड कलर। इनके कलर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम या सबसे ज़्यादा जो प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है वो वायलेट कलर है, और ये पैटर्न कम होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखें तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ सबसे पहला नंबर जो है वो रेडियो वेव्स का होता है, और ये पैटर्न जो है वो डिक्रीज करता जाता है टिल वी रीच द गैमा रेज। और कलर्स में अगर आप देखें सो इन कलर्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, और पैटर्न जो है वो डिक्रीज करता जाता है टिल वी रीच दी वायलेट कलर। यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की, फिर उससे ज़्यादा कम ऑरेंज की, फिर उससे कम येलो की, और सबसे कम वायलेट की। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा हो तो डायफ्रैक्शन भी उसकी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है इनकी डायफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा हो स्कैटरिंग कम होती है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो इनकी होगी बिकॉज वेवलेंथ सबसे कम है, और जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी स्कैटरिंग कम होती जाएगी। सबसे कम स्कैटरिंग अमंग द कलर रेड कलर की होती है। यही वजह है कि जो ट्रैफिक सिग्नल में मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर है रेड कलर है। वो रेड कलर क्यों है? क्योंकि धुंध के दिनों में स्कैटरिंग इसकी कम होगी, इट विल ट्रैवल थ्रू स्ट्रेट, तो ये आपको नजर भी आएगा रुकने का निशान।
सो ये तरतीब याद रखना बहुत जरूरी है। इनकी वैल्यूज ऑफ एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या तो इनकी एनर्जी की वैल्यूज याद कर लीजिए। एनर्जी की याद कर लेंगे तो E इक्वल टू HF है या E इक्वल टू HE ओवर लैम्डा से आप उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज भी निकाल सकते हैं। सो ये जनरल इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में। अच्छा जी, अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आप फिजिकली मौजूद नहीं हैं, तो मैं ये अज्यूम करके कि आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा, खुद ही आपको जवाब भी दे दूँगा। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, डू दे हैव एनी फील्ड? डू दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका क्या जवाब होगा? द आंसर इज नो। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बट दे डोंट हैव देयर ओन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जरा, ये मैं आपको, ये चैप्टर नंबर 16 में है, मैक्सवेल इक्वेशन में ये जो है वो दी हुई डायग्राम। सपोज इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जरा ये सूरत हाल देखिए। What is this? This is oscillating magnetic field and this is the oscillating electric field and this is the direction of propagation. अब जरा गौर से देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। Look at this. This is magnetic field, ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है। This is electric field, ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है और ये जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। This is the direction of propagation. ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन क्या है? वेव ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन लेते हैं, वेव इन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स हैं इन नेचर, लेकिन यहाँ पर तो मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो यहाँ इनको ट्रांसवर्स क्यों कहते हैं? तो बेसिकली ट्रांसवर्स मीन्स परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मींस ट्रांसवर्स होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, ये ई हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, लेकिन एक बात है कि तीनों आपस में म्यूचुअली क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और ये जो एरोज मैंने बनाए हैं, देखें, अगर यहाँ पे एरो की लेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे भी एरो की लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे एरो की लेंथ कम है तो यहाँ पे भी एरो की लेंथ कम है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है, अपनी वैल्यूज को तब्दील कर रही है। और ये जो ऑसिलेशन होती हैं ये इन फेज होती हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, जब मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो रही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर इन फेज। और दूसरा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि डू दे हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या कहेंगे? नो, दे डू नॉट हैव एनी ई और बी, इन फैक्ट दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सो डू दे हैव चार्ज? क्या उनके चार्ज होता है? द आंसर इज नो। वंस अगेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑसिलेटिंग चार्जेस, बट दे डू नॉट हैव चार्ज ऑन देम। अगर होता तो रेडियो एक्टिविटी में जो गैमा रेज डिस्कवर हुई थी वो स्ट्रेट ना जाती इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, वो या राइट या लेफ्ट मूव करती अल्फा या बीटा की तरह पे। तो दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, मेरा आपसे तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बी डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं ई और बी के थ्रू? द आंसर इज नो। उसकी रीजन क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? क्यू ई। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फोर्स का, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। अगर किसी पार्टिकल पर चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पर जीरो आएगा, ना उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकती है, ना उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है। तो ये बात याद रखिए। तो इसीलिए, और इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, इसलिए वो इन फील्ड्स जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और द मैग्नेटिक फील्ड। एक और लाइन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो लिखनी है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो लिख लीजिए कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विद द सेम स्पीड। जी हाँ, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे मे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट एनर्जी, बट दे ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विद द सेम स्पीड एंड दैट इज C इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, इनकी स्पीड जो है वो वेरी नहीं करती। और इसकी वैल्यू कितनी है जी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट इन ओनली वैक्यूम, सिर्फ वैक्यूम में ऐसा होता है, या हम एयर में भी कंसिडर कर लेते हैं। बट व्हेन दे ट्रैवल इनटू अदर मीडियम्स, तो फिर जो है उनकी स्पीड इस फॉर्मूले से वेरी करती है। आप कहेंगे सर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो सी क्यों लिखा, वी क्यों लिखा है? भाई सी तो है ना सिर्फ वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड को पानी में देखेंगे या ग्लास में देखेंगे तो फिर आप वी लिखेंगे। और याद रखिए कि मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर आपका मीडियम चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जी बताएं वाटर में जो फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी वो कौन सी वेव करेगी? रेडियो वेव करेगी, right? Because V is directly proportional to lambda. So all the electromagnetic waves may have different energy, frequency or wavelength, but they travel through the same speed when while passing through vacuum, and in other mediums they travel through this formula. तो कहाँ fastest travel करती हैं जी electromagnetic waves? वैक्यूम में। और साउंड वेव्स जो कि एक मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। अगर आप साउंड और लाइट का कंपैरिजन करें तो साउंड वेव कहाँ फास्टेस्ट होती है? डेंसर मीडियम में, सॉलिड में, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है स्लोएस्ट होती है।
और साउंड वेव्स कहाँ स्लोएस्ट होती हैं, इनफैक्ट ट्रैवल नहीं करती वैक्यूम में, लेकिन लाइट वेव वैक्यूम में फास्टेस्ट जो है वो ट्रैवल करती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इनकी एनर्जी की रेंजेस बुक में लिखी हुई हैं, दो जगहों पे लिखी हुई है, एक चैप्टर नंबर 16 में लिखी हुई है और एक चैप्टर नंबर 19 में लिखी हुई है, जो आइंस्टाइन्स व्यू है तो द फोटॉन वाले आर्टिकल में. तो ये दोनों पे आपने जो रेंजेस हैं सिर्फ एक याद कर लें, एनर्जी की याद कर लें या फ्रीक्वेंसी की याद कर लें, फिर वेवलेंथ और एनर्जी अगर आपने फ्रीक्वेंसी की हुई है तो वहाँ से वैसे की वैसे निकल आएंगे. अच्छा जी, सो अब हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स. सो हियर वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव. एक बात याद रखिए कि किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड है वो उस मीडियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रो उस मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है, और किसी भी ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है मीडियम की टेंशन या मीडियम की, ये स्मॉल m क्या है, ये है मास पर यूनिट लेंथ, या मीडियम की लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है, लीनियर मास डेंसिटी पर. यानी कि अगर आप ये चारों पैरामीटर्स देखें तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, मीडियम की. ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका, मीडियम का. रो डेंसिटी किसकी, मीडियम की. एफ टेंशन किसकी, मीडियम की. एम लीनियर मास डेंसिटी किसकी, मीडियम की. तो स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट. जो स्पीड है ये मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है. अब आप कहेंगे सर वो जो फार्मूला हम पढ़ते हैं v = f लैम्डा, तो देखिए वो फार्मूला सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है, दोनों को पुट करके आप स्पीड का जवाब ले लीजिए. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि एक वेव है वो हवा में ट्रैवल कर रही है, माइक्रोवेव हवा में ट्रैवल कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तो स्पीड डबल नहीं होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी है. लुक एट दैट, वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी है. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक वेव है वो एयर में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकंड है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो स्पीड वही 300 मीटर पर सेकंड रहेगी, क्योंकि स्पीड तब चेंज होगी जब आप इन मीडियम की पैरामीटर्स को चेंज करेंगे. इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस भी करेंगे, राइट. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मीडियम जो है उसमें से प्रोपेगेट करे लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसके लिए जरूरी है उसका बल्क मॉडुलस होना. बल्क मॉडुलस इज नेसेसरी. और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करे तो उसका शेयर मॉडुलस होना जरूरी है. अब ये जो बल्क मॉडुलस है फॉर ऑल, ये होता है सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है और गैस के लिए भी होता है. तो क्योंकि बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का होता है, इसका मतलब है तीनों में ही लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं. जबकि ऑन द अदर हैंड्स ये शेयर मॉडुलस जो है वो या तो सॉलिड्स के लिए होता है या अपर सरफेस ऑफ लिक्विड के लिए होता है. गैसेस के लिए देयर इज नो शेयर मॉडुलस, लिहाजा गैसेस में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती. यानी कि अगर आपसे कोई ये कहे कि एक वेव है और वो गैस में ट्रैवल कर रही है तो आप कहेंगे भाई वो वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं हो सकती, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव के वो सिर्फ सॉलिड में या लिक्विड की अपर सरफेस पर जो सरफेस टेंशन होती है उसकी वजह से. यानी कि अगर आपसे मैं ये सवाल पूछ लूं कि वाटर वेव्स आर, तो आप क्या जवाब देंगे. देखिए पानी की सतह पर होती है सरफेस टेंशन, अंदर नहीं होती. पानी की सरफेस पर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो ट्रांसवर्स है, लेकिन पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल है. तो अगर मैं आपसे सवाल करता हूं ट्रांसवर्स वेव वाटर वेव्स आर, तो वो मोस्टली सरफेस की बात की गई होती है, तो आप कहेंगे कि वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है. और अगर मैं ये कह दूं कि वेव प्रोड्यूस इनसाइड द वाटर, तो वो ट्रांसवर्स नहीं होंगी, वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी. सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है दे कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इनकी पोलराइजेशन नहीं होती. ट्रांसवर्स वेव्स जो है इट दे कैन बी पोलराइज्ड बिकॉज जो लाइट वेव है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है उसकी पोलराइजेशन पॉसिबल है. तो पोलराइजेशन ऑफ साउंड वेव इज नॉट पॉसिबल, पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव इज पॉसिबल. सो ये एक ब्रीफ कंपैरिजन है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव. इसके लिए v = f लैम्डा, इसके अलावा दोनों पे अप्लाई होता है, दोनों में ही एनर्जी प्रोपेगेट करती है, राइट. और दोनों ही में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. दोनों ही में पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM अबाउट द मीन पोजीशन. पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या एग्जीक्यूट करते हैं, वो SHM को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं. सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द ट्रांसवर्स वेव. अब जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई v = f लैम्डा, कि हमने v = f लैम्डा को कैसे अप्लाई करना है. सो उसके लिए हम दो केसेस जो है वो करेंगे. एक, व्हेन अ वेव इज ट्रैवलिंग इन अ सिंगल मीडियम, और दूसरा करेंगे व्हेन द वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो इन अ सिंगल मीडियम हाउ वी कैन अप्लाई v = f लैम्डा. देखिए जब आप एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, क्योंकि स्पीड कब चेंज होगी, तीन फार्मूला जो मैंने अभी डिस्कस किए थे. स्पीड कब चेंज होगी, अगर वो ट्रांसवर्स वेव है, अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो डिपेंड करती है E0 और μ0 पर, वो कांस्टेंट है. हाँ वो स्पेस में कांस्टेंट है, लेकिन पानी की परमिटिविटी और है, तो वो तब चेंज होंगे जब मीडियम चेंज होगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव कब तब्दील होगी, जब E या रो तब्दील होगा, उसकी स्पीड तब तब्दील होगी. ट्रांसवर्स वेव की स्पीड कब तब्दील होगी, जब टेंशन या लीनियर मास डेंसिटी चेंज होगी. सो एक सिंगल मीडियम में जब उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, और अगर ना बताया गया प्रॉपर्टीज के मतलब उसका मतलब है कि वो चेंज रहती सेम रहती हैं, तो फिर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और स्पीड के कांस्टेंट रहने की वजह से हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. हालांकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक सोर्स से होता है. सो यानी कि अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी f थी और हवा में उसकी स्पीड v थी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 2f करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर फ्रीक्वेंसी को 2f करेंगे वेवलेंथ l/2 हो जाएगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी. और अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई है, फॉर एग्जांपल आप इसी कमरे में छत पे बल्ब लगा हुआ है, कमरे में पानी का एक टब रख देते हैं, और वो जो लाइट वेव है वो हवा से होती हुई पानी में चली जाती है. अब एयर और पानी वाटर दोनों का मीडियम डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट मीडियम है. तो क्योंकि दोनों डिफरेंट मीडियम है, इसका मतलब मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया तो अब ये चेंज हो जाएगी. अब जो है स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. लेकिन याद रखिए मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. तो अब के बाद जो है वो क्या हो जाएगा,
आपके बाद जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो स्पीड है वो मीडियम डिपेंडेंट है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स डिपेंडेंट है। तो देखिए जो वेव ट्रैवल करती हुई हवा में से पानी में गई, उसका सोर्स तो बल्ब है ना जो ऊपर लगा हुआ है, और वो तो सेम वही सोर्स तो वही है। तो जस्ट लाइक स्पीड इज मीडियम डिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट। सो फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि फिर जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई द कांसेप्ट ऑफ v इज इक्वल टू f लैम्डा इन टू डिफरेंट सिचुएशंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ फेज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द वेव। हम उसको भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक वेव है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज रिलेशनशिप। फेज रिलेशनशिप, सो देखिए ये हमारे पास एक वेव है और इस वेव पर जो है ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी सी डी, और यहाँ ये पॉइंट है ए डैश, यहाँ है बी डैश, यहाँ है सी डैश, एंड सिमिलरली यहाँ है डी डैश। तो देखिए आप जानते हैं कि ए और बी के दरमियान फासला लैम्डा, बी और सी के दरमियान फासला लैम्डा, सी और डी के दरमियान फासला लैम्डा। इस तरह से ये ए और ए डैश के दरमियान फासला लैम्डा बाई 2 है। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड द नेक्स्ट रफ वो लैम्डा बाई 2 है, और ये वाला फासला कितना है, ये लैम्डा, ये वाला फासला कितना है, ये लैम्डा, ये वाला फासला कितना है, लैम्डा। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन फेज पॉइंट्स एंड आउट ऑफ फेज पॉइंट्स। ये जो इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जरा देखिए। अगर आप देखें कि जी जो इन फेज पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स ए बी सी डी इन फेज हैं, या पॉइंट्स ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आपस में इन फेज है। तो इन फेज पॉइंट्स होते कौन से हैं? इन फेज पॉइंट्स वो होते हैं कि जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस या तो 0 हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, एंड सो ऑन। तो उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे इन फेज पॉइंट्स हैं। और इसी तरीके से जो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स हैं वो कौन से होते हैं? आउट ऑफ फेज पॉइंट्स के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें ए और ए डैश के दरमियान कितना फासला है, लैम्डा बाई 2। अच्छा, जिस तरह से ए बी डैश के साथ ए डैश के साथ आउट ऑफ फेज है, तो ए पॉइंट बी डैश के साथ भी आउट ऑफ फेज है। ए ऐसे है, बी ऐसे, तो ए और बी डैश के दरमियान कितना फासला है, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, वो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। अच्छा जी, इसी तरीके से ए और सी डैश भी आपस में आउट ऑफ फेज है, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ए और सी डैश के दरमियान लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, ये आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। सो अगर मैं आपसे पूछूंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इन फेज पॉइंट्स, तो आप ये कहेंगे, आउट ऑफ फेज पॉइंट के लिए कंडीशन कहेंगे ये। अब ये था पाथ डिफरेंस। स्टूडेंट पाथ डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, यानी कि या तो ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होगी या इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस होगी। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कर लूं कि जी फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट से, तो एक फार्मूला याद रखिए। फार्मूला है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाय द पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस फार्मूले में अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, इनकी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 इसका दिया हुआ है, तो आप फेज डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। फेज का मतलब होता है एंगल, तो फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द एंगल डिफरेंस देता है, जिस तरह से पाई बाई 2 या 360 डिग्री या 90 डिग्री, इस तरीके से। अब अगर आप इन फेज पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस देना चाहते हैं तो देखें 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो जवाब क्या आ जाएगा 0, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा 0। अगर आप इस फार्मूले में पाथ डिफरेंस की जगह लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या जवाब आएगा 2 पाई। इसी तरीके से अगर आप पाथ डिफरेंस की जगह पर 2 लैम्डा पुट करेंगे तो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाथ फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर शुरू में प्लस माइनस लिखा हुआ तो आपने परेशान नहीं होना। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, एक रस्सी के ऊपर, एक वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 पाई होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो आप कहेंगे फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। और ये हमने कैसे निकाला, वो हमने इस फार्मूले से निकाला। सो अगर आप याद रखें तो जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है वो इन फेज पॉइंट के लिए होता है, और ये जो इन फेज पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहीं पर होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो आउट ऑफ फेज पॉइंट होते हैं वही होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये फार्मूला सिर्फ इन फेज आउट ऑफ फेज के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल लैम्डा बाई 4 ना इन फेज है ना आउट ऑफ फेज है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस भी इससे निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस। यहाँ पे लैम्डा बाई 4 रखेंगे तो वो पाई बाई 2 आ जाएगा आपके पास फेज डिफरेंस। इसी तरीके से अगर आप आउट ऑफ फेज पॉइंट के लिए निकालना चाहते हैं, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पाई आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 पुट करेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा एंड सो ऑन। इन शॉर्ट ये याद रखिए कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस 3 पाई है। अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस क्या है, वो 5 पाई है। सो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम वी कैन सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स और हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ द फेज रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पॉइंट ऑन द वेव्स, एंड नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये हमें किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। लेट अस स्टार्ट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में बताता है कि अगर एक ही मीडियम में एक से ज़्यादा वेव्स मिलती हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलती है वहाँ पर क्या होगा। यानी कि सपोज इस वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, इसका एम्पलीट्यूड y2 है। अब ये वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है और ये वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है, तो जहाँ पर जिस पॉइंट्स पर ये दोनों पल्सेस मिलेंगी वहाँ पर y क्या होगा, वहाँ पर y होगा इनका
अलजेब्रिक सम समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के समेत, यानी कि अगर ये ऐसे है पल्स तो ये +2 है, और अगर ये ऐसे होती तो ये -2 था, तो फिर अलजेब्रिक सम क्या होता है, +2 -2 वो 0 हो जाता। तो जब ये पल्सेस मिलकर आगे ट्रैवल करेंगी तो फिर क्या सूरत हाल होगी, फिर ये जो y1 है जिसका एम्पलीट्यूड y1 था वो इधर आ जाएगी, और जिसका एम्पलीट्यूड y2 था वो इधर आ जाएगी। स्टूडेंट, जो स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इस पल्स की है वही स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इस पल्स की है, जो इस पल्स की है वो इस पल्स की है, यानी कि आफ्टर द सुपरपोजिशन फेज दोनों वेव्स बिल्कुल वैसे ही वैसे आगे ट्रैवल करती हैं जैसा उन्हें कुछ हुआ नहीं था। सो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इट इज ऑल अबाउट दी एम्पलीट्यूड्स ऑफ दी वेव्स। ये तो थी ना इन फेज पॉइंट्स, तो अगर कोई भी फेज डिफरेंस हो तो फिर किस तरह से नेट एम्पलीट्यूड हासिल करते हैं हम, उसका फार्मूला हमारे पास है। ये फेज डिफरेंस है दो वेव्स के दरमियान, ये इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड है, उसका फार्मूला हमारे पास ये आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसी फार्मूले को मैं इस सिचुएशन के लगाऊं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। देखिए इस केस में थीटा कितना है, 0 डिग्री है, बिकॉज इन फेज है, तो y² बराबर आ जाएगा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर 2y1 y2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर रूट यहाँ y आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 का स्क्वायर रूट, तो y किसके बराबर आ जाएगा, y1 प्लस y2 के बराबर। तो ये जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से दो वेव्स के दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस हो, π/2 हो, पाई हो, 0 डिग्री हो, तो आप नेट एम्पलीट्यूड मालूम कर सकते हैं जहां पर वो ये वेव्स मिलेंगी। और स्टूडेंट्स, फिर ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसकी हमारे पास जो है वो 3 एप्लीकेशंस हैं जो बुक में लिखी हुई हैं, उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनसे फिर हमारे पास थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो 3 लाइंस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें से एक लाइन ये थी कि इफ टू वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर इंटरफेरेंस होती है। इफ टू वेव्स हैव स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड इफ टू वेव्स हैव डिफरेंट जो है इफ टू वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। और अब हम जरा इनके कुछ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखिएगा, अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग along a velocity of 360 मीटर पर सेकंड। जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है एंड इट इज ट्रैवलिंग along with a speed of 360 मीटर पर सेकंड। हाउ फार अपार्ट इज द 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो 60 डिग्री का फेज डिफरेंस है, जिसको आप π/3 भी कह सकते हैं, उनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि हमने क्या मालूम करना है, उनके दरमियान पाथ डिफरेंस मालूम करना है। तो फार्मूला आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो हमने यहां से डेल्टा एक्स मालूम करना है, सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई इनटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज गिवन, π/3 इधर रखेंगे, लैम्डा नहीं दिया हुआ, देखें तो लैम्डा दिया हुआ है, एज v is equal to f lambda, lambda is equal to v over f, so v is 360 over f is 500. So put this value of lambda over here, put π/3 over here, and you will get the answer of the distance between the particles, and the distance is option B, which is 0.12 meter. Similarly, next question देखिए about the progressive waves. An observer standing at the sea coast observed 54 waves reaching the coast per minute. तो number of waves per second वो frequency होती है, तो ये frequency दी हुई है आपको 54 waves पर मिनट। तो पर सेकंड कितनी होती हैं, मिनट की जगह पे 60 लिख दीजिए, तो फिर ये पर सेकंड हो जाएंगी, और फिर इसको हम जो है वो क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 54/60, वेवलेंथ आपको दी हुई है 10, वेलोसिटी मालूम करनी है, v इज इक्वल टू f लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज 54/60 एंड वेवलेंथ इज 10, सो ये आ जाएगी आपके पास स्पीड 9 मीटर पर सेकंड एंड अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल ऑन द ट्रफ ऑफ अ वेव एट एनी इंस्टेंट विल कम टू द मीन पोजीशन आफ्टर अ टाइम। तो ये देखिए आपको पता है कि ये ट्रफ पर जो पार्टिकल है ये कब तक कितने टाइम में यहाँ जाएगा, तो ये जाएगा t/4 में। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के वेव मोशन में SHM एग्जीक्यूट करता है, और SHM वाले आर्टिकल में जाके देखिए हमने डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक कितनी देर में जाएगा, t/4 में जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी t/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दिस डायग्राम बिलो द इंटरवल PQ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर आपको टाइम दिया हुआ है, तो P और Q के दरमियान का जो वक्फा है वो टाइम है, और एक रेस्ट और अगले ट्रफ के दरमियान जो टाइम गैप होता है वो हाफ होता है, यानी कि t/2 तक वो टाइम होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम t है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना होगा, इट विल बी t/2, सो इट विल बी हाफ ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज अ चेंज इन। तो हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उसकी वेवलेंथ चेंज होगी तो सारी बात स्पीड भी चेंज होगी, क्योंकि फार्मूला आपके पास है v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों चेंज होंगी, तो जो चेंज होंगे वो है ऑप्शन सी, दैट इज वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज। ये क्वेश्चन था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखें हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो दो तरीकों से पैदा हो सकती है, या तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, या फिर एक्सेलरेटिंग चार्ज से, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आएगा। बाकी अगर आप